गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 16 सितंबर है, तो डीएनए डेली न्यूज पेपर एनालिसिस में देखेंगे दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और न्यूज के साथ साथ निबंध के टॉपिक कौन कौन से शामिल किए गए हैं। जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस अगर आप देख रहे हैं, जिसमें बीपीएससी की बात की जाती है, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएएस, राजस्थान पीसीएस, जेपीएससी जैसे एग्जाम हिंदी स्टेट पीसीएस अगर दे रहे हैं, तो उसमें करंट अफेयर्स को लेकर कोई भी समस्या, उसके समाधान के लिए हम लगातार आपके साथ हैं। तो आज का डिस्कशन टॉपिक हम देखेंगे, जिसमें चर्चा की जाएगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो देखिए, देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। तो इसके संदर्भ में बातें, अपडेट, कुछ न्यूज आया है, तो उससे हम देखेंगे। साथ ही इसके कोर पॉइंट में देखेंगे जनगणना एक समान परिचय के तौर पर कानूनी संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसके ऐतिहासिक साक्ष्य क्या रहे हैं, 15वीं जनगणना 2011 क्या थी, फिर सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना क्यों चर्चा में रही थी। इसके साथ साथ नए कुछ पीटी और मेंस एस्पेक्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है, जो हालिया इंटरव्यू जो भी होंगे। सरकार के वर्तमान कार्यकाल में ही लागू होगा एक राष्ट्र एक चुनाव। तो यह कॉन्सेप्ट क्या है, जिस पर चर्चा परिचर्चा हो रही है। तो एक राष्ट्र एक राज्य के चुनाव के संबंध में हम समान परिचय देखेंगे। विभिन्न अनुशंसाएं कौन कौन सी संस्थाओं के द्वारा, आयोगों के द्वारा की जा चुकी है। विश्व के अन्य देशों के साथ चुनाव संबंधी प्रावधान क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। एक साथ चुनाव और वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में विभिन्न लाभ क्या है, इसके संदर्भ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही देखेंगे देश में हर डॉक्टर का बनेगा विशिष्ट पहचान पत्र। जो कोलकाता घटनाक्रम हुआ, उसके बाद देश में स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर चर्चाएं पर चर्चाएं लगातार हो रही हैं, तो उस पर एक हम पीटी फैक्ट नोट्स देखेंगे। फिर मेलबॉर्न विश्वविद्यालय भी अब देश में खोलेगा अपना एक आउटलेट। तो समझने का प्रयास लीजिएगा कि यहाँ की मेलबर्न विश्वविद्यालय के संदर्भ में जो शिक्षा व्यवस्था कैसे ये हमारे एनईपी अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ संस्थागत होगी, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो तूफानी यागी चर्चा में क्यों है तूफान यागी, तो इसके संदर्भ में कुछ पीटी फैक्ट हम देखने का प्रयास करेंगे। नारी शक्ति के लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं 3 लाख करोड़। जो वर्तमान सरकार है वो नारी शक्ति के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपया आवंटित कर चुके हैं। तो इसके संदर्भ में कुछ पीटी नोट हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, केस स्टडी के तौर पर इसे समझिएगा। ट्रायल में देरी, विलंबित न्याय में देरी की बात की जाती है, और जो लोकतंत्र का मूलाधार है, जो समय के साथ न्याय दिलाना, वो कहीं ना कहीं दूर होता है। तो इससे संबंधित एक केस स्टडी आया है, तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2024 क्या है, क्यों चर्चा में है, इसके संदर्भ में हम कुछ न्यूज अपडेट आपके साथ करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे ओजोन में बढ़ते स्तर में एशिया के वनों पर प्रभाव क्या है, तो उसके संदर्भ में कुछ पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन चीजों को देखेंगे। उल्लास योजना क्यों चर्चा में है, यह जो योजना है पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ साझा की जाने की बात की जा रही है। तो क्यों की जा रही है, इसके संदर्भ में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। आज के संपादकीय हम देखेंगे यूपीआई की बढ़ती वैश्विक मान्यता। तो इसके संदर्भ में हम मेंस एस्पेक्ट और इंटरव्यू एस्पेक्ट चीजों को देखेंगे, साथ में पीटी फैक्ट भी इसके कुछ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के न्यूज एनालिसिस में हम इन सब चीजों पर बात करने वाले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिएगा। विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हम लोग उपलब्ध हैं, तो आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, पंच तत्व बीपीएससी की लाया गया 5 आधारों पर टिका हुआ यह धारणा है, जिस पर हम लोग लगातार चर्चा करते हैं। तो आपको क्या करना है, युक्ति है इसके प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे जरूर एक बार एक्सप्लोर कीजिए, खुद को देखिए, समझिए कि भूमि प्रीलिम्स के, मेंस के स्तर पर, आंसर राइटिंग के स्तर पर, करंट अफेयर्स के स्तर पर और इंटरव्यू का स्तर हम लोग क्या प्लान कर रखे हैं। साथ ही साथ आप ये हमारे बारकोड को यूज कर सकते हैं, जिसमें युक्ति है इसके सभी लिंक आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए गए। आप सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर यूट्यूब, आपको यूट्यूब के साथ साथ यूट्यूब चैनल का, फिर उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी का आपको लिंक उपलब्ध कराया गया। कोर्सेज का लिंक उपलब्ध कराया गया, टेलीग्राम लिंक उपलब्ध कराया गया है। तो इसको गूगल स्कैनर से स्कैन करके आप इसे हमारे साथ जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले, देश की पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। तो देखिए, अभी ऐसी घोषणा कुछ नहीं हुई, पर सूत्र होते हैं अपने अखबारों के, तो उसके जरिए से कुछ बातें की गई हैं, जो केंद्र सरकार इस बार जरूर कराएगी, क्योंकि इसकी जनगणना 2021 में ही होनी थी, पर कोरोना के कालखंड उसमें चल रहा था, दौर चल रहा था, तो इसे स्थगित कर दिया गया था आने वाले निर्धारित समय के लिए। तो ध्यान रखिएगा, अब समय समान रूप से चल रहा है, इलेक्शन भी हो चुका है, तो अब
इस वर्ष 2024 में इसके जनगणना कराए जाने की संभावना बन रही है। तो कुछ चीज़ों को हम देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा, कुछ बातें हो रही है। जनगणना क्या होगी? पहली बार डिजिटल जनगणना के तौर पे इसे जाना जाएगा। लॉन्च किया जाएगा एक स्व गणना पोर्टल तैयार किया जाए, जिसमें कुछ प्राधिकरण के आधार पर क्या की जाएगी, व्यक्ति अपना क्या कर सकते हैं, जनगणना स्वयं करा सकते हैं। तो एक नया नवीन आयाम जोड़ा जाएगा। मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से एकत्र किया जाएगा। पूरी जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो की प्रक्रिया 12,000 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है, ऐसी बात की जा रही है। हालांकि ध्यान रखिएगा, अभी राजनीतिक दल जाति जनगणना को लेकर बार बार बातें कर रहे हैं, पर क्या इस जनगणना में जातीय सर्वे भी होगा, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि मैंने इससे पहले जातीय सर्वे क्या होता है, जातीय जनगणना किस रूप से प्रभावित होगा, इस पर चर्चा पहले भी कर रखा है, आने वाले समय में भी होगी। पर अभी जो मेन फोकस है डिजिटल जनगणना के संदर्भ में या जनगणना के बारे में, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसके जनगणना में 31 सवाल किए गए थे। ध्यान रखिएगा, जो जनगणना लास्ट जनगणना हुई थी उसमें ऐसी बातें की जा रही। भारत के महापंजीयक जनगणना आयोग ने जनगणना के दौरान पूछने के लिए 31 सवाल तैयार किए हैं। इसमें पूछा जाएगा कि एक परिवार में कितने लोग रहते हैं, परिवार का मुखिया क्या मुखिया महिला है या मुखिया महिला है क्या, इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। अतिरिक्त परिवार के मुखिया अगर SC ST है तो यह भी जानकारी मांगी जाएगी। पूछने के लिए एक परिवार के पास एक टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल या स्मार्टफोन है, इस तरीके से संक्षिप्त जानकारियां ली जाएगी, ताकि हम आने वाली इससे जनगणना से लाभ क्या होता है समझने का प्रयास करें। लाभ होता है कि जो भी हम योजनाओं को निर्मित कर रहे हैं तो उसके लिए हम आपको वर्गों के आधार पर उसका वर्गीकरण कर सके, अर्थात जिसकी जितनी आवश्यकता है क्षेत्र में, उस क्षेत्र के आधार पर योजनाओं का क्या कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। क्रियान्वयन प्रबंधन के स्तर पर भी हम सुधार कर सके। साथ ही साथ हमारे पास डाटा बेस्ड होगा, डाटा हमारे पास जितना क्लियरिफिकेशन होगा, स्तरीकरण जिसका होगा, उतना ही बेहतर हम योजनाओं तक पहुंचा सकते हैं। तो यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विकसित करने के लिए जनगणना एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर काम करता है। अगर आपसे कभी पूछ दे कि जनगणना के लाभ क्या है, तो ध्यान रखिएगा, यह कॉन्सेप्ट जरूर बताइएगा। लोक कल्याणकारी राज्य जो है उसकी धारणा जो है, उसका मूल आधार की जो है कि सेवा की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति करना, उसमें पहुंच स्थापित करने के लिए क्या है, जनगणना एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। इसी के आधार पर हम सारे वर्गीकरण कर पाते हैं, तो इसलिए इसको चीजों को समझने की आवश्यकता है। क्लियर है? इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, महिला आरक्षण की भी जनगणना पर निर्भर है। तो यह ध्यान रखिएगा, महिला आरक्षण बिल जो अधिनियम पारित किए गए थे उसके इसी दशक की जनगणना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो कार्यकाल दिया गया 30 सितंबर 2020 तक पूरे देश में किया जाना था, लेकिन कोविड के कारण यह प्रकोप में नहीं हो सका। यह जो महिला आरक्षण किया गया है, जिसमें हम कुछ वर्षों के बाद इसका आकलन करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसमें सीटों का आवंटन करेंगे जनसंख्या के आधार पर। तो इसके प्लेटफॉर्म आपको इसी जनगणना के आधार पर तय किए जाएंगे, कितनी महिलाओं का आरक्षण दिया जाएगा, कितनी महिलाओं के क्षेत्र में आरक्षण अनुपातिक रूप से होगा, तो इसके लिए सब बातें की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको इस दशक का जनगणना पहला चरण अप्रैल 2020 में शुरू होने वाले की उम्मीद थी, लेकिन कोविड के कारण से सब चीजें रह गई, पर वर्तमान में ये चीजें होने वाली है। नेक्स्ट है कि ऐसे ही की जाएगी जनगणना पोर्टल खुले जाने के बाद व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके लाइनर कर सकते हैं, अपना विवरण भर सकते हैं। जनगणना पोर्टल व्यक्ति जनसंख्या गणना के लिए फॉर्म भरना होगा, ये सब बातें की जाएगी। आपको गणना किए जाने का प्रावधान किया गया, ये सब बातें कुल मिलाकर हो रही है। ध्यान रखिएगा, बजट इसके लिए 37,226 करोड़ रुपया आवंटित किए थे 2021 में। ध्यान रखिए, डिजिटल जनगणना के लिए। अब जुलाई 2021 में गृह राज्य मंत्री जो थे नित्यानंद, आपको ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को बताया कि 2021 में ये प्रावधान नहीं लागू हो सका। तो ये सब चीजें अपडेट है। तो चलिए हम कुछ पीटी फैक्ट इसके बारे में जानकारी रखते हैं। ये तो न्यूज था जो इस पर हम लोग चर्चा कर रखे हैं। ध्यान रखिएगा, पहली जनगणना पहली बार कब हुई है, वह लॉर्ड मेयो उनके अधीन 1872 में, पहली पर संपूर्ण जनगणना आपको 1881 में हुई। आगे मैं चर्चा करूंगा किनके कार्यकाल में। अभी आपको पीटी फैक्ट बताना है, ये किनके कार्यकाल में नियमित रूप से स्टार्ट हो गया था जनगणना। तो 2-3 पीटी फैक्ट, और ये सब आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को जरूर मिल जाएगा। कब जनगणना शुरू किया गया था, रेगुलर जनगणना कब हुआ, आजादी से पहले जनगणना कितनी हुई थी, कितनी जनगणना हुई, अभी तक कितनी जनगणना हो चुकी, अभी तक आजादी के बाद कितनी हुई। तो ये सब आंकड़े आपको पीटी फैक्ट में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना इन सब सारे उत्तरों को। देखिए, प्रत्येक वर्ष 10 साल में आपको यह जनगणना कराई जाती है।
और 1949 के बाद जो भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधीन, ध्यान रखिए, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त तो द्वारा कराए जाते। तो चलिए इक्विटी फैक्ट मुझे बताइएगा, ये कौन अभी इनके महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त वर्तमान में कौन है? चलिए आगे मैं बात करूं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग जरूर सर्च करके उत्तर दे सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखिएगा, वर्ष 1961 में आयु के स्थान पर अंतिम जन्म तिथि की आयु पूछी जाने लगी। तो ध्यान रखिएगा, कुछ करेक्शन कराए गए थे, उसकी डेट को याद रखिएगा। 1951 में नागरिक स्थिति पूछा गया प्रश्न, साल 1961 में हटा दिया गया, अर्थात नागरिक की स्थिति अर्थात स्टेटस उसका क्या है, किस देश से आया है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, उसका वैलिडिटी कितना तक है देश में, वो सब पूछा जाना बंद कर दिया, क्योंकि 1961 के बाद चीजें नागरिक संशोधन विधेयक के द्वारा संशोधित कर दिए गए थे। जन्म स्थान से जुड़े सवालों को 3 भागों में बांटा गया ताकि ग्रामीण शहरी इलाकों के बारे में जानकारी मिल सके। तो इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान रखना है। कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य, कानूनी और संवैधानिक प्रावधान क्या है इस संबंध में, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, जनगणना जो हुआ किया जाता है, कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत वर्गीकृत किया गया, नियमित किया गया, प्रबंधित किया गया, अर्थात प्रबंधन उसका किया जाता है। इस अधिनियम को बनाने हेतु विधेयक भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पेश किया गया था। तो आपको यह चीजें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है। तो किसका विषय है? तो संघ का विषय है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसलिए राज्यों में अगर बात, बिहार में भी कराया गया था जनगणना ना, तो वो सर्वे था। तो आप लोग से बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, आपको कब, जब इंटरव्यू उस दौरान था 68 का, उस समय वो लोग कंफ्यूज हो गए थे कि सर्वे बोल रहे हैं जनगणना बोल रहे हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, जनगणना आपको क्या है, संघ का विषय, पर आप सर्वे करवा सकता है राज्य, इसके लिए कोई परमिशन आपको लेना नहीं है केंद्र से, आप सर्वे कर सकते हैं, अर्थात गणना आप कर सकते हैं, पर जनगणना राज्य नहीं कर सकते। इसे ध्यान रखिएगा, इसे थोड़ा सा क्लियरिफाई कर लीजिएगा आप लोग। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। तो 7वीं अनुसूची कि मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। 7वीं अनुसूची की चर्चा किस भाग में है, किस अनुच्छेद के तहत है, किस अनुच्छेद के तहत है, मुझे बताइएगा। चलिए आगे बात करें, विषयों का बंटवारा की बात होती है ना 7वीं अनुसूची के तहत, तो ध्यान रखिएगा, उसे मुझे बताने का प्रयास कीजिए। ऐतिहासिक साक्ष्य की बात करें हम, तो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास इसका यह कहता है कि ऋग्वेद में पता चलता है भारत 800 से 600 ईसा पूर्व एक प्रकार के जनसंख्या गणना को बनाए रखा गया था। इस ऋग्वेद के ऐतिहासिक कल्चरों में बात होती है। अर्थशास्त्र 3री शताब्दी में पूर्व इस कौटिल्य जो था द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र में हेतु कराधान हेतु राज्य की नीति बनाने के उपाय के रूप में जनसंख्या के आंकड़ों को संग्रह कर निर्धारित किया गया था। ऐसा नहीं है कि जनगणना जो कराई जा रही थी या गणना की हम बात कर लें, तो ये कोई नवीन धारणा, ये हमारे संस्कृति सभ्यताओं में पुरानी धारणा रही है। हम चोल साम्राज्य की बात कर ले, जहाँ ग्रामीण परिवेश की बात की जाती है, ग्रामीण स्वशासन की बात की जाती है, वहां पर जनसंख्या का क्या किया जाता था, आकलन किया जाता था। पर जनगणना के नवीन पैटर्न, जो वर्तमान पैटर्न है, वो आधुनिक पैटर्न है, उसकी हम धारणा आपको आधुनिक काल में देखते हैं। तो इस तरीके से आपको जब भी आप इंटरव्यू में कभी बात की जाएगी या मेंस में उत्तर लिखिएगा, तो इसको जरूर स्पष्ट करने का प्रयास कीजिएगा। आईने अकबरी में भी इसकी चर्चा मिलती है, जहां पर प्रशासनिक रिपोर्ट आईने अकबरी की जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं के संबंधित व्यापक आंकड़े शामिल किए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, आईने अकबरी में भी इसकी चर्चा जनसंख्या के संदर्भ में, अर्थात जनसंख्या का अर्थ हुआ कि जनसंख्या का गणना भी हुआ होगा, तभी तो हम बता सकेंगे इस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, किस वर्ग के हैं, किस लोगों के मानने वाले हैं, किस मजहबी तंत्र को मानने वाले, ये सब चीजें की जानकारी मिलती है। तो जनसंख्या हमारे संस्कृति सभ्यता में समान रूप से चली आ रही है, पर आधुनिक पैटर्न वर्तमान जो माना जाता है, जिस तरीके से गणना की जाती रही है, उसकी शुरुआत आपको अंग्रेजी शासनकाल से होती है। तो इस तरीके से आपको चीजों को स्पष्ट करना, क्लियर रहना। चलिए आगे बात करें इसके अतिरिक्त। गणना का इतिहास 1800 ईस्वी से शुरू होता, जब इंग्लैंड में अपनी जनगणना शुरू की थी। इसकी निर्देशता जेम्स प्रिंसेप द्वारा कराई गई थी, जो इलाहाबाद वर्ष 1824 में, बनारस 1827-28 के जनगणना कराई गई थी। कुछ पीटी फैक्ट भारत में जानिएगा। एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना आपको वर्ष 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका, अब बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। तो
पूर्ण शहर का जनगणना पहली बार कब हुआ था? 1830 में हेनरी वाल्टर के द्वारा ढाका अर्थात अब बांग्लादेश की जो राजधानी वहां पर कराई गई थी। अब ध्यान रखिए दूसरी जनगणना 1836-37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा कराई गई थी। इस तरीके से कुछ विटी फैक्ट है आपको याद रखनी चाहिए। 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों की जनसंख्या का पंचवर्षीय संचालन कराने का आदेश दिया था। 1849 कहने का मतलब भारत सरकार कौन होगी? ब्रिटिश शासन के अधीन होगी या शासनादेश के अधीन कार्य करती होगी। तो उसके द्वारा यह जनगणना 1849 में आपको स्थानीय सरकारों के द्वारा कराई गई थी। पहली गैर तुल्यकारी जनगणना भारत में 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई। फिर 1881 में यह रेगुलर हो गया। तो ये सब अपडेट आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि पहली शहर कहाँ कराई गई थी, तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद में कराई गई थी। पहली शहर कहाँ कराई गई थी? 1830 में हेनरी वाटर के द्वारा। पर संपूर्ण भारत में जहां ब्रिटिश शासन था वहां पर जनगणना कौन कराया? तो आपको लॉर्ड मेयो याद रखना है। ध्यान रखिए संपूर्ण भारत का यहाँ पर नहीं था। संपूर्ण भारत का जनगणना आपको आजादी के बाद कराई गई है। जब भी इस प्रकार से टेक्निकल शब्द यूज कर दे ना तो आपको स्पष्टीकरण करना है। ब्रिटिश शासन का मतलब संपूर्ण भारत का नेतृत्व नहीं था। वहां पर जो देश रजवाड़े जहां जहां उसका अधिकार क्षेत्र था वहां पर वो जनगणना कराए। ऐसा थोड़ी जहां स्वतंत्र राज्य थे अपने राजाओं के शासन से वहां जनगणना हो गया था। इसलिए आपको टर्मोलॉजी पर जाना। अगर संपूर्ण शब्द पूछ दे तो संपूर्ण कहाँ कराया गया? संपूर्ण जनगणना कब आरंभ किया? भारत का संपूर्ण जनगणना कब आरंभ हुआ? तो आजादी के बाद हुआ। आजादी के बाद जो पहला जनगणना हुआ था उसके आधार पर। चलिए आगे आंकड़ों को मैं बात करूं तो पहली तुलना ने 17 फरवरी 1881 में ब्रिटिश शासन के तहत WC क्लोडेन के द्वारा भारत के जो जनगणना आयुक्त थे उनके द्वारा कराया गया। तो ध्यान रखिएगा 17 फरवरी 1881 में, जो वर्तमान तक वही पैटर्न के आधार पर आपको काम कर रही है। तो इस तरीके से वर्तमान स्वरूप आपको 1881 से नियमित रूप से कराई जा रही है। हर 10 वर्ष के बाद कराई जाती है। 15वीं जनगणना 2011 याद रखना है। 2011 जनगणना EAG राज्यों अधिकार प्राप्त कार्य समूह जिसे इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप कहते उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा मामले में पहली बार महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। तो ये आंकड़े कुछ थे जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसे जरूर याद रखिए। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना क्या है, अवधारणा क्या है, यह ध्यान रखिएगा। SEC अर्थात जिसे सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कहते हैं, उससे वर्ष 1931 के बाद पहली बार 2011 में कराई गई थी, जिसकी डाटा रिलीज हाल के दशकों में की गई थी। इसे याद रखिएगा आप लोग, जिसकी चर्चा अभी फिर से हो रही है कि हम जातिगत सर्वे कराएं ताकि हम जातियों के आधार पर किसे अभी तक लाभ मिल चुका है, किस जातियों को, मान लीजिए जाति को, ये जाति में किस वर्ग उपजाति होती है सभी के ना, सभी की उपजाति होती है, किस उपजाति तक को हम क्या करते हैं लाभ दे पा रहे हैं। इसके लिए क्या इसे, तो अगर इसे प्राप्त हो रहा तो इसके लिए हम अन्य प्रावधान करेंगे और इन सभी वंचितों को फिर से लाभ देंगे। अर्थात जातिगत सर्वे, जातियों में उपजातियां हैं उसको लाभ पहुंचाने के लिए बात की जा रही है। जातिगत सर्वे सही है गलत है, उससे पहले मैंने कुछ दिन पहले आपको अगस्त के माह में जो आपको एनालिसिस कराया था उसमें ये वीडियो आपको दी गई है। एक न्यूज आप लोगों के लिए भी है कि आपको मार्च से लेकर सितंबर तक का जो अभी तक न्यूज हो चुका है उसका टॉपिक मैं आप लोगों को कल तक अवेलेबल करा दूंगा। अभी तक बन गया है तो कल तक अवेलेबल करा दूंगा। उसमें टॉपिक में जो बातें लिखी गई हैं कम से कम उसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि न्यूज क्या रहा है इस साल का। अगर न्यूज पर अगर आपकी खबर रहेगी तो आप क्या कर पाएंगे, टॉपिक को एनालिटिक कर पाएंगे कि इस साल एग्जाम में वो टॉपिक आने वाली है। एग्जाम में आने वाली है तो इसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिकों पर क्या करना है, एक बार जरूर वीडियो देख लेना है या तो उसके नोट्स को एक बार कवर कर लेना है। अगर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं लास्ट समय में तो आप नोट्स को जरूर एक बार जरूर देख लीजिएगा उससे संबंधित। मान लीजिए आप 17 मार्च में आपको 17 मार्च में एक राष्ट्र को लेकर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कुछ न्यूज आया तो आपको क्या करना है, उस तारीख को मान लीजिए आपको 10 मार्च को आपको ये न्यूज आया तो 10 मार्च को या तो वीडियो आपको समय मिलता है, विशेष टॉपिक है तो आपको यहाँ से वीडियो देख सकते हैं या उसके नोट्स को जाके ऐप से देख लीजिएगा। कम से कम ऐप एक बार नोट्स पर जरूर एक बार नजर डालिएगा ताकि आप एक बार उस पर थ्रो आउट कर ले, एक पर नजर बनाई रखे ताकि न्यूज जब प्रश्न के तौर पर पूछ दे तो आप उन उत्तर देने के लिए आप थोड़ा सा मजबूत स्थिति में हो या
पॉजिटिव स्थिति में हो, तो इसे जरूर कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे मैं बात करता हूं कि ग्रामीण और शहरी भारत में प्रत्येक भारतीय परिवार के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। इनकी निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे क्या किया जाता है, आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा जाता है। केंद्र राज्य प्राधिकरण इसका उपयोग गरीब और गरीबी से या वंचित व्यक्तियों के परिभाषित करने के लिए कर सके। विभिन्न प्रकार के संकेतों को विकसित किया जाता है। विशिष्ट जाति का नाम पूछा जाता है। इस सर्वे की बात हो रही है जिसमें हम लोग जातिगत सामाजिक और जातिगत जनगणना की बात करें, उसकी बात हो रही है। पूर्वानुमान कर सकते हैं, पूर्व मूल्यांकन कर सकते हैं, कौन से जाति समूह आर्थिक रूप से बदतर स्थिति में है या कौन अच्छे स्थिति में है। तो इस तरीके से हम जातियों के रूप जातियों के संदर्भ में हम योजनाओं को बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। योजनाएं किन जातियों के लिए विशेष योजनाओं को सृजित करना, उसके संदर्भ में हम चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं। इसलिए जातिगत सर्वे आपको जहां एक तरफ लाभ देता है वहीं तरफ हानि होती है। इससे क्या होता है, राष्ट्र भावना क्या होती है, राष्ट्रवाद की भावना आघात होती है। क्षेत्रीय क्षेत्रीय क्या अखंडता समाप्त हो जाती है। लोग क्या करते हैं, बार्गेनिंग, टीट फॉर टैट बार्गेनिंग, अर्थात आपको अवसरवादी राजनीति के तौर पर, अवसरवादी प्रकृति के तौर पर, अवसरवादी संस्कृति के तौर पर जन्म लेने लगती है जातियां उपजातियों के बीच। जातीय संघर्ष बढ़ेगा। इस तरह जाति सर्वे भी एक कर्तव्य, जहां फायदे दे रहा तो वहां कहीं अधिक नुकसान दे रहा। इस संदर्भ में भी आपको समझने का प्रयास करना। चलिए आगे बात करते हैं इसके अतिरिक्त कि आपको ये डाटा दिया गया जिसमें हम आपको 1901 से लेकर आपको 2011 तक के जनगणना दिए गए। आपको ध्यान रखिएगा, आजादी के बाद वर्ष 1991 की जनगणना थी, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या था 1921 में सबसे कम आपको क्या हुआ था, जनगणना वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि हुई थी 0.32%, जो सर्वाधिक आपको विभाजन रेखा के तौर पर मानी जाती है। दूसरी विभाजन रेखा आपको ध्यान रखना है आपको कब मानी जाती है, 1951 में, जब आपको आजाद हुआ था उस समय। तो इस तरीके से आपको क्या होना है, ये चीजों को समझने का प्रयास करना है, किस तरीके से चीजों को देखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा कहाँ कम हुआ था, आप देख सकते हैं इस रेशियो से कि आप समझ सकते हैं कि विभाजन रेखा कैसे निर्धारित हो रही है, कितने परसेंट गिर रही है। तो इस तरीके से चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑल इंडिया ग्रोथ रेट है आपको दिया गया डाटा, इसे एक बार डाटा एनालिसिस जरूर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि वर्तमान कार्यकाल में ही लागू होगा एक राष्ट्र एक चुनाव। तो देखिए भाजपा के नेतृत्व वाली जो राजद सरकार था, जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर क्या करेगी, लागू करने की बात कर रही है। देखिए सूत्र कह तो रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा इसके लिए भारतीय एकजुटता की आवश्यकता है। सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच एकजुटता होनी चाहिए। साथ ही साथ एक हम दूरगामी निर्णय निर्धारक के तौर पर जो पूर्व राष्ट्रपति के संबंध में जो कमेटी बनाए थे, उन्हें अनुशंसाओं को समझने की आवश्यकता है, लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। बाधा बहुत पैदा कर सकते, लिहाजा एक राष्ट्र एक चुनाव आगे आने की बात होगी। प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर सकते 2029 में तीनों चुनाव एक साथ कराने की। त्रिशंकु सरकार सदन और यह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में यूनिटी गवर्नमेंट का प्रावधान की अनुशंसा किए जाने की संभावना है। तो इस प्रकार से घोषणा पत्र जो है एक प्रमुख घोषणा के तौर पर देखी जाएगी। अब ध्यान रखिएगा इस समिति में 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है, जो राष्ट्रपति कोविंद के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उसमें 18 संवैधानिक संशोधन की बात की है। अधिकतर में राज्य विधान सभाओं से अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन संसद के कुछ संविधान संशोधन विधेयक पारित करने की आवश्यकता होगी। अब इस पर मैंने जब आया था, इसमें गठन जब किया गया तब भी मैं न्यूज बनाया था, और जब इसका अनुशंसा जब दे दी गई थी सरकार के द्वारा, सरकार को दे दी गई थी राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, उसकी अनुशंसा पे भी मैंने चर्चा की थी, कुछ बातों को स्पष्ट किया था। तो आप लोग उन सारी बातों को समझना, देखना और आगे बढ़ना। चलिए कुछ फैक्ट आपको याद रखनी है जिस पर हम चर्चा करेंगे। सितंबर 2023 में क्या किया था केंद्र सरकार, पूर्व राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद के नेतृत्व में आपको एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे ONOE कहा जाता है, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। अब इस रिपोर्ट एक राष्ट्र एक चुनाव का तर्क क्या दिया गया कि देश में क्या था, अवधारणा ऐसे परिकल्पना होती है कि बात होती है कि आम चुनाव बार बार होते हैं, विधानसभा बार बार होते हैं, जिसके आधार पर हमेशा क्या होता है, आपको चुनावी प्रक्रिया क्या होता है, अव्यवस्थित हो जाता है, लोक कल्याणकारी राज्य की भावना प्रभावित हो जाती है, लोगों तक सेवाओं की आपूर्ति पहुंचाने की समस्या हो जाती है। ये सब समस्याएं लगातार देखने को मिलती है।
केंद्रीय और राज्य के वित्तीय आवंटन पर बोझ बढ़ता है। ये सब लगातार होता है और हमेशा चुनाव क्या होता है, देश चुनावी मोड में होता है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डेवलप नहीं कर पाता जिस रेशियो में होना चाहिए। ये सब कहीं ना कहीं खामियां जिसके आधार पर तर्क दिए गए कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। अब यह विचार है कि 1983 में ही अस्तित्व में आ गया था जब निर्वाचन आयोग पहली बार पेश किया। हालांकि 1967 तक भारत में एक साथ एक चुनाव आयोजित कराया जाने के समान पर गया, क्योंकि केंद्र और राज्यों में एक पार्टी का शासन हुआ करता था। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता था चुनाव में आपको दोनों जगह। अब ध्यान रखिए, कार्यकाल भी सेम हुआ करता था। जब राज्यों में अलग अलग सरकारें आने लगी ना, अलग अलग पार्टियों की सरकारें आने लगी, तो क्या हुआ कि सरकारें अल्पमत हो जाती थी या किसी राजनीतिक एजेंडे के तौर पर उन्हें प्रभावित किया जाता था, या कभी ये होता था कि बहुत सी पार्टियां क्या होती, संगठित होकर कार्य करती थी, अर्थात हम गठबंधन की राजनीति बोलते हैं। इसे एवज में वो बार बार सरकारें गिर जाती थी राज्यों की। तो यह असंतुलन 1967 के बाद पैदा हुआ, जब राज्यों में भी अलग अलग पार्टियों की सरकार बनने लगी। जब तक केंद्र और राज्य में एक सरकारें थी, ऐसी स्थिति नौबत नहीं आई थी, क्योंकि संतुलन बना लिया जाता था। इस स्थिति का संतुलित करने के बाद आप देखते हैं कि वर्ष 1951-52 एक साथ आयोजित कराया गया आम चुनाव। प्रथम 1957-62-67 के चुनाव भी आयोजित 3 आम सभा चुनावों के साथ कराए गए थे। लेकिन 1968, ध्यान रखिएगा, 1969 में कुछ विधानसभा समय पूर्व विघटन का कारण यह चक्र बाधित हो गया और वर्तमान तक यह बाधित है। इसके चक्र में क्या हुआ कि सभी संसाधनों का वितरण प्रभावित हो गया, प्रबंधन प्रभावित हो गया, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा जो रहती है सेवाओं की आपूर्ति करने की, वो प्रभावित हो गया। अब 1970 में स्वयं लोकसभा क्या हुआ, समय पूर्व विघटित हो गया और वर्ष 1971 में नए चुनाव आयोजित कराए गए। इस प्रकार 1970 तक केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय लोकसभा 5 वर्षों तक निगदित कार्यकाल में पूरा कर पाया। इस तरीके से प्रभावित हुए लोकसभा के भी चुनाव प्रभावित हुए, पूरा कार्यकाल लोकसभा नहीं अपना कर पाया, तो जिसके कारण ये सब चीजें हुई थी। अनुशंसा कौन कौन कर रखा है? चुनाव आयोग ने अपने वार्षिक रिपोर्ट 1983 में यह बातें कर रखा है कि देश में आपको ऐसा विचार लाना चाहिए, धारणा विकसित करनी चाहिए। 1999 का विधि आयोग ने भी अपनी 170वीं रिपोर्ट में ऐसी बातें कर रखा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जा सकता है। इसके साथ साथ 2018 का विधि आयोग ने भी ऐसी अनुशंसा कर रखी है। तो आप देखते हैं आपको चुनाव आयोग और विधि आयोग की 2 रिपोर्ट आपको क्या कहती है, देश में एक साथ आपको चुनाव कराने की बात की है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार वर्तमान सरकार ऐसी कोई नया प्रोपेगेंडा ला रहा है, नई धारणा को विकसित कर रहा है। देखिए, आपको क्या करना, आपको किसी भी मत के साथ नहीं जाना है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपके पार्टी की या दूसरी पार्टी को। आपको डाटा एंड सोर्स के साथ जाना है कि अनुशंसाएं पहले कर रखा है, उसको लागू करने का दायित्व किसे दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई कमेटी बनी, कोई आयोग बनाया गया, तो क्या होता है, उसकी जो सिफारिशें आती हैं ना, सिफारिशों को लागू करने का प्राथमिक दायित्व होता है उस समय वर्तमान सरकार जो हो, वर्तमान सरकार जो भी हो। अब ध्यान रखिएगा, वर्तमान सरकार का अर्थ यह नहीं हुआ कि वो सभी सिफारिशों को उसी साल लागू कर सकता है, ऐसा बिल्कुल प्रावधान नहीं। उसकी इच्छा शक्ति पर होता है, इच्छा शक्ति पर। इसलिए आप एक टर्मिनोलॉजी सुनते होंगे कि राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति, है ना। प्रशासनिक इच्छा शक्ति जब होगी तो कोई योजनाएं बेहतर रूप से काम करती, बेहतर रूप से क्रियान्वित होती है। तो राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति अभी वर्तमान में देश में एक राष्ट्र एक चुनाव करने का प्रावधानों को लागू करने की बात कर रहा है। तो आप इस संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम देखेंगे, एक चुनाव एक साथ कराने के संबंधित संवैधानिक बाधाओं का समाधानों की जांच की जाएगी, ऐसी बातें की जाती है। विधि आयोग ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा था कि न एक साथ चुनाव न केवल संविधान में उत्पन्न उपयुक्त संशोधन के बाद ही संपन्न किया जा सकता है, तथा कम से कम 50 राज्यों के संवैधानिक संशोधन की पुष्टि करनी होगी। अर्थात इस तरीके से देखते चुनाव आयोग ने विधि आयोग ने अपनी अनुशंसा कर रखा, पर वर्तमान में जो आपको रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कमेटी बनी, वो उन्होंने अपने सुझाव दिए, जिसे अमूमन मान लिए गए हैं, बशर्ते इस पर कब काम किया जाता है, जिसे आपको समझने की आवश्यकता, कितने प्रावधानों को लागू किया जाता है, किस स्तर के सुझावों को धरातल पर लाई जाती है, ये सब बातें उसी समय स्पष्ट होगी। अगर इस तरह का अतिरिक्त हम देखें, क्या भारत में ऐसी मांगे हो रही है, भारत के बाहर भी ऐसी कुछ धारणाएं, तो ध्यान रखें दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसी बातें चलती है। राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव, विधानसभा चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं, नगरीय चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के चुनाव आपको 2 वर्षीय तरीके से कराए जाते हैं। केंद्र के लिए राष्ट्रीय प्रांतीय चुनाव एक साथ, और स्थानीय के लिए नगर पालिकाएं जो वहां की हैं 2 वर्ष पर आयोजित की जाती है।
इस तरीके से आप देखते हैं स्वीडन में भी यही प्रावधान है। स्वीडन में आपको वहां पर एक साथ चुनाव कराया था, हर चौथे वर्ष सितंबर के दूसरे रविवार को आयोजित किए जाते हैं, जिसमें फिक्स है हर चौथे वर्ष के सितंबर इसी माह के दूसरे रविवार को कराया जाए। तो धैर्य के स्वीडन में नई सरकार बनेगी, नई विधानसभा आएगी, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में भी ऐसा ही प्रावधान लगभग अप्रोक्स है, जहां पर निश्चित अवधि संसद अधिनियम 2011 के द्वारा टर्म फिक्स किया गया था समयावधि को। इस तरीके से देखते हैं कि भारत ऐसा नहीं धारणा विकसित करना चाहता। दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, ब्रिटेन जैसे राज्यों में भी ऐसी धारणा पहले से प्रचलित है। इसके प्रावधान किया गया, आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद चीजों को देखने को मिलता है। अब है कि यहाँ एक साथ एक चुनाव करने के लिए लाभ क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा आचार संहिता का जो प्रभाव पड़ता है, आदर्श आचार संहिता का, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम ये कहते हैं कि जिस वर्ष लगता है, जिस माह में लग जाता है, तो एक माह तक क्या होता है, यह लागू रहता है। तो एक माह तक आप क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नई योजनाओं को लागू नहीं कर सकते, योजनाओं को लागू नहीं कर सकते, कोई नई वैकेंसियां नहीं निकाल सकते, किसी प्रकार का अतिरिक्त लाभ नहीं दे सकते। किसको, जनता को। जनता क्या चाहती है, जनता केवल सेवाओं की आपूर्ति चाहता है, सेवाओं की आपूर्ति। और सेवाओं की आपूर्ति कैसे, उच्चतम स्तर की, ऐसा नहीं कि केवल खाना पूर्ति करना है, तो उच्चतम स्तर की सेवा की आपूर्ति चाहता है। और केंद्र सरकार, मान लीजिए आपको राज्यों के विभिन्न जगह आपको क्या करना है कि आपको चुनाव कराना है, तो हर शिफ्ट में अलग अलग चुनाव होंगे। तो क्या होता है, हर जगह चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आचार संहिता लागू होती, तो राज्य की योजनाएं तो दूसरे राज्य में लागू हो जाएंगी। मान लीजिए अपनी कर्नाटक में भी चुनाव है, तो यहाँ पर आचार संहिता यहाँ नहीं लागू है, राज्य की योजनाएं। पर मान लीजिए बिहार अभी क्या है, बिहार अभी वहां पर चुनाव नहीं हो रहे, तो बिहार में आपको इसके लागू होंगे अपने राज्य के। पर केंद्र में ऐसी कोई योजनाएं आती, तो यहाँ लागू करने संबंधी कुछ प्रशासनिक तकनीकी समस्या आती है। साथ ही आपके एसेट, राज्य के एसेट कहीं लगे होते हैं, आपको इसके लिए बार बार चुनाव कराने के लिए। एसेट कहने का मतलब अधिकारी, कर्मचारी, अन्य एनजीओ ग्रुप को पैसे दिए जाते हैं, पूरा सरकारी तंत्र। देखते हैं चुनाव से पहले गाड़ियों को पकड़ा जाता है, निजी वाहनों को पकड़ा जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इको सिस्टम जो इसका है बार बार प्रभावित करता है हमारे विकास के मार्ग को लेकर, हमारे कार्यदायित्व को लेकर। ये सब समस्याएं आपको लगातार देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है शासन के लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा, जो अभी मैंने बताया, सेवाओं की आपूर्ति कम हो जाती है, इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़त हो जाता है, खरीद फितरी बढ़ जाती है, पार्टी दे पार्टी ले पार्टी वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, हम इधर जाएंगे तुम उधर जाओगे, सनम किधर जाओगे, ये कॉन्सेप्ट लगातार चला जाता है। लागत और बचत चुनावी अवसंरचना बिगड़ती है, लागत बढ़ता है बार बार चुनाव होने से, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। नागरिकों सुविधाएं कमजोर होती है, नागरिकों सुविधाओं को, प्रावधानों को देखते हैं आप, कानून प्रवर्तन संसाधनों का इष्टतम उपयोग देखने को मिलता है। इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से प्रभावित करता है। हॉर्स ट्रेडिंग अंकुश लगाने के काम कर सकता है। तो यह कहीं ना कहीं बार बार चुनाव नहीं होंगे, एक साथ चुनाव होंगे, तो हॉर्स ट्रेडिंग भी आपको कहीं ना कहीं क्या होगा, रुकेगा। इससे चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त बात करें जुड़ी हुई प्रमुख चुनौतियां क्या होगी, तो संवैधानिक चिंताएं, मध्यकालीन पतन होगा आपको। 83 अनुच्छेद 83(2) और 172, जहाँ केंद्र सरकार में आपको, लोकसभा में आपको, राज्य विधानसभा में 5 वर्ष के कार्यकाल संबंधी जो प्रावधान किए गए, उनमें कुछ विघटन किए जाएंगे, संशोधन करने की आवश्यकता होगी, उससे जुड़ी कुछ समस्याएं देखने को मिलेगी। संघवाद संबंधी चिंताएं आपको देखने को मिली। विधि आयोग के निष्कर्ष में जो अनुच्छेद 1 और 371 की चर्चा की गई, वो कहीं ना कहीं संघवाद के कॉन्सेप्ट को प्रभावित करेगा। राज्यों के साथ राज्यों की शक्तियों का हनन होने की बात की जा रही है लगातार। इन सब चीजों से कहीं ना कहीं चिंताएं आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप देखते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव भारत की वर्तमान मांगों के अनुरूप है। क्या इस तथ्य से सहमत हुआ जा सकता है? युक्तियुक्त तर्कों के साथ स्पष्ट करें। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का यह प्रश्न है, आपको यह 250 शब्दों में भेजना है। कहाँ लिखकर? युक्ति है इसके ऐप पर एक चैट बॉक्स बनाया गया हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस से, आप वहां भेज सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप चीजों को लगातार प्रयास कीजिए और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आपको मेंस में बेहतर अंक प्राप्त करना है और अच्छे अंकों के साथ सिलेक्शन लेना है, तो आपको मुख्य परीक्षा आपकी मजबूत करनी होगी, अर्थात मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको और भी बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता है। और इसमें आप लोगों को 365 दिन हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। 365 दिन डेली एक क्वेश्चन देते हैं, तथा 365 दिन आप लगातार एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। और जो एक्टिव मोड में काम कर रहा है वही सिलेक्शन ले सकता है, मेरा यह बिल्कुल मानना, स्पष्ट मानना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम से पहले उठे जागे नींद से और हम सिलेक्शन लेने, ये बिल्कुल धारणा गलत है, गलत धारणा है। आप अगर पीटी में सिलेक्शन लेते, फिर आप मेंस में कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम है, फिर मेंस में प्रॉब्लम हुआ, कहीं ना कहीं और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
तो आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको 365 दिन आपको एक्टिव रखना होगा। और एक्टिव का मतलब है लगातार सारी चीजों में इन्वॉल्व होने होगी, पीटी के फैक्टों में, मेंस के फैक्टों में, आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपको लगातार करना होगा काम। इसके अतिरिक्त आगे आप लोग को क्या करना है, इसके अतिरिक्त आप लोग बीपीएससी में इंटर्नशिप प्रोग्राम ले सकते हैं, फाउंडेशन बेस्ड, टारगेट बेस्ड सभी चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो। इसमें लगातार आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है, इसका लाभ लीजिए आप लोग। और आगे बढ़ते हैं, देखते देखिए आप लोग को डी यू नो प्रोग्राम लाया गया है, जो आप लोगों को डेली एक महत्वपूर्ण टॉपिक को दिया जाता है। इसमें व्हाट्सएप चैनल पर सबसे पहले सेंड किया जाता है। तो आप इसे, अगर इसे प्राप्त करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको स्कैन कर लीजिए और इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेली आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, तो आज कल आपको 15 सितंबर को मनाया जा रहा है, तो आज 16 सितंबर है, तो कल का न्यूज है यह। तो आपको देखिए यहाँ पर चर्चा की गई थी, इस पर हम लोग अभी बात करेंगे आगे, चलिए। इसी तरीके से देश के हर डॉक्टर को बनेगा विशिष्ट पहचान पत्र। तो देखिए जो घटनाक्रम हुआ है कलकत्ता, उसके बाद घटनाएं घटी हैं, डॉक्टरों पर हमला हुआ था। अब क्या करना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन, आपको पोर्टल, अपने पोर्टल भारत के प्रैक्टिस कराने के सभी पात्र जो एमबीबीएस डॉक्टरों के पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। सभी डॉक्टरों के पास विशिष्ट आईडी होगी और रजिस्टर पोर्टल का उद्घाटन 23 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा की गई थी 2024 में। तो ध्यान रखिएगा, ये पोर्टल के बारे में जानकारी आपको रखनी, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इस पर आप किसी भी डॉक्टर का सूचना प्रबंधन देख सकते हैं, क्या वो डॉक्टर की डिग्री फर्जी है या सही है, उसकी स्पेशलिस्ट क्या है। तो इस तरीके से आपको 13 लाख से अधिक डॉक्टरों का डाटा एकत्र किया जाएगा। तो आने वाले समय में एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। हालांकि अभी इसके बारे में कुछ स्पष्टता नहीं की गई है, पर आपको ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय पोर्टल है, चिकित्सा राष्ट्रीय का पोर्टल है, उस पर जल्द ही आपको कुछ सुधार देखने को मिल सकता है, कुछ चीजों को आपको अपडेट होते हुए दिखेगा। तो हम इस पर नजर बनाए रखेंगे, इसको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। पंजीकरण के लिए प्रक्रिया अपनाई गई थी, ये सब प्रक्रिया आपको दी गई है, पर आपको इसके लिए ध्यान रखें विशिष्ट पहचान के लिए कुछ योजनाओं को आवंटित किया जाए, कुछ नाम दिया जाए, वो सब हम चर्चा बाद में करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को देखते हैं। देखिए मेलबॉर्न विश्वविद्यालय आपको भारत में फिर एक अपना क्या खोलेगा, आपको एक आउटलेट कहते हैं जिसे, या हम कह सकते हैं आपको इंग्लैंड के जैसे साउथ हैम्पटन विश्वविद्यालय के बाद ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध मेलबॉर्न विश्वविद्यालय अब देश में अपना केंद्र बनाने का फैसला किया है। इससे पहले साउथ हैम्पटन विश्वविद्यालय ने खोला। तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजों के साथ साझा होकर कार्य करने की बात की गई थी, उससे क्या होगा, 13वां सर्वश्रेष्ठ संस्थान के तौर पर इसे देखने को मिल रहा है। तो यह क्या होगा, कहीं ना कहीं बेहतर चीजों को प्रोवाइड कराएगा। तो आपको विश्वविद्यालय के साथ रैंकिंग बेहतर होगी। जो ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 और दुनिया का 13वां सर्वश्रेष्ठ आपको क्या है, विश्वविद्यालय। तो हम बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लागू कर पाएंगे। तो आपको पीटी फैक्ट याद रखना है। इससे पहले कौन था, साउथ हैमिल्टन विश्वविद्यालय था, इंग्लैंड का था। ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न होगा। इस तरीके से और भी विश्वविद्यालय होंगे, तो आपको याद रखना है पीटी फैक्ट। तो देखिए अभी म्यांमार में प्रभावित लाओस और वियतनाम में तत्काल मदद के लिए भेजा गया भारत का सहयोग। तो एक तूफान का नाम याद रखना, तूफान यागी। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को न्यूज अपडेट कराया था, जिसमें आप लोगों को बात की गई थी कि भारतीय उपमहाद्वीप में, हिंद महासागर में आपको क्या होता है, कोई तूफान आता है, उसका नाम रखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र में आया, तो नामकरण कौन किया है, इस तूफान का नामकरण कौन किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है। अब देखिए इसके लिए कुछ चीजें, जैसे ही यह आता है इस प्रकार के कुछ तूफान, तो उससे संबंधित जो लोकेशन है उसको याद करना, म्यांमार, लाओस, वियतनाम। तो इसके लिए ध्यान रखें 3 का देश का नाम है, तो तीनों का क्या करना, ज्योग्राफिकल इंडेक्सन आप लोग आपको याद रखना है कि इसमें ज्योग्राफिकल लोग कहाँ है, स्टेटस रखते हैं, मेंटेन करते हैं। म्यांमार के भारतीय सीमा के साथ कौन कौन से साझा किए थे, लाओस के साथ कौन कौन से देश साझा कर रहे, वियतनाम के साथ कौन कौन से देश कर। अब ये तीनों क्या है, आपको संगठनों में शामिल है, कौन कौन से संगठन में शामिल है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे मैं बात करूँ इसके अतिरिक्त, तो आपको नारी शक्ति के लिए आप पहले योजनाओं के लिए आवंटित किए गए 3 लाख करोड़ रुपया, एक बहुत बड़ी राशि है, इसे ध्यान रखिए। देखिए हाल के दिनों में जो सरकार काम कर रही है, इस वर्ष बजट नारी शक्ति को पहचानने के लिए क्या किया गया, बजटीय आवंटन किया गया। तो इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किए गए, 11 लाख लखपति दीदियों के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। तो आंकड़े देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, कभी भी महिला सशक्तिकरण की बात की जाएगी जब तक हम उनको सशक्त करने की तकनीक नहीं देंगे, जिसमें हम क्या कहते हैं, निर्णय लेने की शक्ति। आपको किसी को पैसे देने से या महिला को क्या देना है, अपने परिवार में
तरजीह देने के लिए या बेहतर स्थिति देने के लिए ना क्या करना, उनको निर्णय लेने वाली स्थिति में लाना होगा। तभी निर्णय लेने वाली स्थिति में लाना होगा, तभी क्या होगा, उनका महिला सशक्तिकरण का मूल कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। अगर वो पढ़ी लिखी भी है पर निर्णय नहीं ले पा रही, बहुत से घरों में निर्णय नहीं ले पाती हैं, अपने अनुसार कार्य नहीं करवा पाती। और ध्यान रखिएगा, यह जब भूमिका में जब वो आने लगेंगे निर्णय लेने वाली शक्तियों में, तभी महिलाओं का सशक्तिकरण। उसके लिए सरकार क्या करती है, लगातार उनको योजनाओं के साथ जोड़ती है, उससे उनका वित्तीय आवंटन हो सके, निर्णय लेने वाली स्थिति में पहुंच सके। जैसे लखपति दीदियों की बात हो रही, जब लखपति उनके 1 लाख रुपया जब उनके अकाउंट में होंगे, तो चीज़ों का देखिए, वित्त का होना, किसी के जेब में पैसे का होना उनके समाज में एक अलग स्टेटस को लेकर आता है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे परिवार जो जिनकी छोटी आय रकम है, उनकी महिलाओं में 1 लाख रुपये का, समझ रहे हैं, अभी बहुत से महिलाओं के पास 10 रुपया नहीं होता उनके पर्सनल अकाउंट में। तो सोच के देखिए, इनके अकाउंट में 1 लाख होगा तो उनके समाज में, छोटे परिवारों वाले समाजों में, जो आय से कम वाले आय वाले परिवार है, उसमें उनकी स्टेटस क्या होगी, सोच के देखिए आप इस चीज़ को। तो इस तरीके से क्या होगा, वो महिला नेतृत्वकारी भूमिका में आ पाएगी। इसके लिए महाराष्ट्र में 25,000, फिर लद्दाख में आपको इस प्रकार के बहुत सी योजनाएं दी गई। तो आपको क्या करना, जो इंटरव्यू के बच्चे हैं, जिनका इंटरव्यू इस बार होने वाला है, इंटरव्यू कोई भी होने वाला है, इसको लिस्टेड कर लेना है कि महिलाओं से संबंधित अगर कोई योजना पूछ देता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार क्या की है, तो यह योजनाओं को नाम ले लेना है। चीज़ों को लेकर आपको क्या करें, दीनदयाल अंत्योदय योजना, रोजगार के लिए टैक्स पर राहत, 7 लाख रुपये तक की आय टैक्स नहीं है। मौसम जलवायु अनुकूल भारत बनाने के मिशन मौसम की मंजूरी दी गई, जिसमें महिलाओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार से चीज़ों को क्या करना है, आपको चीज़ों को कवर कर देना है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, ट्रायल से देरी विलंबित न्याय की बात होती है। देखिए, लोकतंत्र का सबसे मूल आधार क्या है ना, कि सेवाओं की आपूर्ति। मैं बार बार बोलता हूं, सेवाओं की आपूर्ति करना। और सेवाओं की आपूर्ति में सबसे बेस्ट, सबसे प्रथम पंक्ति में अगर होगा तो वो न्याय को ही रखा जाएगा। क्योंकि न्याय क्या करता है, न्याय को लोक कल्याणकारी बनाता है। न्याय क्या करता है, सेवाओं को लोक कल्याणकारी बनाता है, मानवाधिकार को सुनिश्चित करता है, अवसर को सृजित करता है। तो इस तरीके से देखते हैं, न्याय अगर किसी व्यक्ति में हो रहा है, न्याय किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है, इन अधिकारों के साथ वो जुड़ता है, जो इस कुल मिलाकर क्या है, सतत विकास वाला कॉन्सेप्ट के साथ जाके मिलता है। आप देखते हैं ना, यूएन के द्वारा जो सतत विकास का धारणा विकसित की गई है, उसमें यह कहीं ना कहीं वृद्धि करता है, मानव के समग्र विकास को वृद्धि करता है। जैसे अब मान लीजिए कोई पुरुष, किसी महिला पुरुष को जेल दिया जाता है, मान लीजिए जेल होती है, किसी भी सजा के प्रावधान के लिए जेल का प्रावधान रखा गया। कोई हत्या का मामला हुआ, अगर मान लीजिए यह हत्या 2 वर्गों में, एक अमीर आदमी कर रहा है और एक गरीब आदमी जो है, अमीर आदमी हत्या कर दिया, गरीब उसका क्या है, गरीब की किसी सदस्य की हत्या हो गई है, तो यह अमीर क्या करेगा, अमीर अपने संसाधनों के प्रयोग से, सत्ता के अभ्यास से क्या करेगा, यह इस व्यक्ति के न्याय प्राप्त करने में देरी करेगा। इसके लिए पूरा इकोसिस्टम काम करेगा। इकोसिस्टम काम करने का अर्थ मतलब है, यह जो व्यक्ति जो सेवाओं की आपूर्ति, इसका अधिकार है ना, सेवाओं की आपूर्ति, जैसे राज्य इसको सेवा आपूर्ति करे, उन आपूर्तियों से दूर रहेगा। इसलिए लोकतंत्र में जब न्याय की बात होती है तो इस धारणा को याद करना है, इस व्यक्ति जिसके पास पैसे भी नहीं है ना, पैसे भी नहीं है, तो राज्य इसके लिए क्या खर्च वहन करेगी, और राज्य खर्च वहन करेगी तो राज्य के सिस्टम इसके लिए काम करेंगे। तो आपको समझने की आवश्यकता होगी, जो सर्वोत्तम लोकतंत्र का मूलाधार है, वो न्याय अगर देरी से मिलती है तो इस अवधारणा को देरी होती है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को स्पष्ट करके समझ सकते हैं, चीज़ों के आधार पर। अब देखिए, मनीष सिसोदिया की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में बातें हुई कि न्याय देरी से वंचित करने का समान है। हाल ही में मनीष सिसोदिया हाल के जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी को लेकर जांच एजेंसी कड़ी टिप्पणी करते हुए इस पर आधार किया। 17 महीने बाद भी मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि सभी मामलों में ट्रायल में देरी के लिए सिर्फ जांच एजेंसी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बड़ी संस्थाएं, ऐसे मामले भी है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण वर्षों तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ और आरोपित जमानत घुमाता रहा। इस तरीके से देखते हैं, हम जब बात करते हैं 3 तरीके से, जिसमें हम शासन के 3 तंत्र को देखते हैं, जिसमें विधायिका की बात होती है, कार्यपालिका की बात होती है, न्यायपालिका की बात होती है। तो ये क्या होता है, इकोसिस्टम काम करता है किसी भी व्यक्ति को वाजिब सजा दिलाने में, रोकने में या सजा
दिलाने में, दोनों रूप से। तो जब तक हम इको सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, तो एक पक्ष अगर दूसरे पक्ष पर आरोप लगा रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक तरफी नजरिया रखता है। मेरे तरीके से आपके तरफ से भी बहुत सी प्रावधानों को देखने की आवश्यकता। अपने पहले देखिए, दूसरी तरफ उंगली उठाने से पहले ना ध्यान रखिएगा, आपके पास 4 उंगली होंगे, ऐसे होता है ना, होता है ना। तो 4 उंगली आपके पास होंगे, एक उंगली अगर आप किसी तरफ उठा रहे हैं तो इसका मतलब 4 उंगली अपने पहले सुधार कीजिए। आपके पास ऐसे लाखों आपके पास टारगेट दे दिए जाएंगे जिसके आधार पर आपको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, या जिला जज को, जिला न्याय तंत्र को, जिस पर मैंने हाल ही में चर्चा की आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा, हम इको सिस्टम की बात करते हैं तो पूरी तरह सुधार की बात करते हैं, केवल एक तरफी नजरिए से हम चीजों को नहीं देख सकते। हालांकि इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। जैसे कुछ उदाहरण देखिएगा, अदालतों में लंबित ऐसे मामलों पर नजर डालते जिसमें वर्षों तक जाने बावजूद भी ट्रायल शुरू अभी तक नहीं हुआ। नेशनल हेराल्ड का मामला जो था, हेराल्ड मामला 2012 में आया। सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा क्या किया, जो भाजपा के पहले सदस्य हुआ करते थे, अदालत के दाखिल एक केस में ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ। 2015 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर है। अब सोनिया गांधी आरोप, जो सुप्रीम कोर्ट आरोपित निजी तौर पर अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूदा रहने से छूट दे रखी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपको नेशनल हेराल्ड को, जो एक पेपर कंपनियां हुआ करती थी, आपको 2023 में आपको 772 करोड़ रुपए संपत्ति जब्त कर ली है। तो ये सब देखिए, कहीं 2012 से आप तो फंसा के मेठे रखे हुए हैं। ट्रूजी घोटाला 2009 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, 2011 में आरोप पत्र दाखिल हुआ, 2017 में सभी आरोपियों को बरी कर दी गई। अब ध्यान रखिए, 2000 सीबीआई ने, ईडी दोनों ने हाई कोर्ट में अपील की है। 6 साल का इंतजार के बाद भी हाई कोर्ट ने 2024 में कहा कि ईडी और सीबीआई की अपील सुनवाई योग्य है। अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई। सोच के देखिए, आप 2009 में यह मामला आता है, 2017 में इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, बरी कर देता है लोगों को आरोप पर आपको 2024 में इस पर सुनवाई, 9 से लेकर 24 हो जाता, कितने साल हो जाते हैं आप सोच के देखिए। अभी तक इसके लिए ट्रायल नहीं होता। आप सुप्रीम कोर्ट यह 2024 में बोल रहा है क्या कि ये नहीं सही है, सीबीआई के आरोप सुनवाई योग्य है। तो भाई, न्याय तंत्र तो आपके स्तर पे भी कहीं ना कहीं कमजोर है ना। अब बीकानेर का जमीन घोटाला वाड्रा के संदर्भ में 2016 का मामला है, ये 2022 में हाईकोर्ट ईडी जांच रोकने से इनकार कर दिया। लेकिन आप ध्यान रखिए, रॉबर्ट वाड्रा जो थे, आपको जो सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के हस्बैंड जो हैं, आपको ध्यान रखिए, जांच रोकने इनकार कर दिया, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा समेत अन्य आरोपी गिरफ्तार पर रोक जारी रखी। तो इस तरीके से आपको एक तरफी नजर। अब जो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ध्यान के, जो 2016 में सीबीआई में आपको दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज की गई, 2018 में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत अन्य पर आरोपित चार्जशीट दाखिल किए गए, फिर भी मामला जय का त्यों बना हुआ है। तो आप भी तो अपने स्तर पर देख रहे हैं, ट्रायल के स्तर को क्या कर रहे हैं, आप सुनवाई के स्तर को क्या कर रहे हैं। आपके यहाँ 9 में केस फाइल करने की बात होती है, 2024 में सुनवाई करने का डेट आता है, आप मानते हैं कि हाँ यह वाद योग है। तो इस प्रकार के निपटारण तंत्र को भी तो विकसित करने की आवश्यकता है। ऐसे भी खत्म हो जाते हैं कि जैसे लालू यादव के खिलाफ मामला हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो घूस कांड रहा, बोफोर्स घोटाला हो, जो आरपीएस टायर टॉपर ललित वर्मा फर्जी जन्मतिथि मामला हो, जो आईएएस का टॉपर जो रहा था 1984 में। तो ये चीजें समझने का प्रयास कीजिए। ताज कॉरिडोर घोटाले में भूषण स्टील जो बैंक धोखाधड़ी था। तो इस तरीके से देखते बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है, केस स्टडी है, जिसके आधार पर आप देख सकते हैं न्यायपालिका भी अपने स्तर पर काम नहीं किए, न्यायपालिका भी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह प्रशासनिक जो राजनीतिक है वो गलत है, ये सही है, अभी काम कर रहा है, उस पर भी उंगली उठनी चाहिए। आपको प्रशासनिक तंत्र पर, विधायिका पर भी प्रश्न उठनी चाहिए, न्यायपालिका भी प्रश्न उठनी चाहिए, और तीनों मिलकर अपने समाधान करें। और समाधान का अर्थ यह होना चाहिए कि त्वरित न्याय कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा एक लोकतंत्र का मूलाधार धारणा है, जिसका लोगों तक पहुंच होनी चाहिए। इस तरीके से आपको चीजों को देखनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय देखिए लोकतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, 2500 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी कर्नाटक में। इसके लिए आपको डू यू नो में फैक्ट दिया गया है, तो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा उसको। आपको यही सब चीजें आपको दी जाती है। अब 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो कुछ फीटी फैक्ट आपको दिए गए, 2007 से यह आरंभ हुआ है। इस तरीके से ध्यान रखें, पहला 2008 में मनाया गया। तो आपको यह जो मानव श्रृंखला है, कहीं ना कहीं पीटी फैक्ट में याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न में पूछ दे।
चलिए आगे बात करते हैं ओजोन के बढ़ते स्तरीय वनों पर पड़ा प्रभाव। हाल ही में मैंने इस पर ओजोन के लेकर रिपोर्ट भी आप लोग कुछ स्पष्ट किया था, जिसे देखिएगा। ये रिपोर्ट में आप लोग बार बार एक ही चर्चा होती है। जो कार्बन के संदर्भ में, ओजोन क्षेत्र के संदर्भ में बातें होती है, 11% वृद्धि में कमी हुई है। तो लगातार ऐसे में वनों का हम जितना वन रोपेंगे उससे वृद्धि आपको उष्णकटिबंधीय वनों में देखने को मिल जाएगा, अन्य क्षेत्रों में मिल जाएगा। तो क्या करना है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। इस तरीके कार्बन निकासन 16% कमी हुई है। तो ये आंकड़े आए, इसको देख लेना है। अब एक पीटी फैक्ट यह भी याद कर लेना है, जिसमें परिक्रमा करेंगे नौसेना की 2 महिला अधिकारी, जिसमें लेफ्टिनेंट याद रखना है कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडेंट दिलना कि ने जल्द आपको क्या समुद्री मार्ग को करेगी। तो आईएनएस तरनी के साथ ये सवार होकर जाएगी। तो आईएनएस तरनी क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरीके से आप नाविका सफर परिक्रमा जो आपको है जो सागर परिक्रमा वो करेगी। इस तरीके से पीटी फैक्ट याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। लास्ट टॉपिक पर हम आते हैं। देखिए पाकिस्तान का उल्लास योजना की चर्चा की गई। पाकिस्तान में उल्लास योजना, मोदी सरकार की जो उल्लास योजना उसकी चर्चा की है कौन, एशियाई विकास बैंक कर रहा है कि आप अगर देश में अपने यानी पाकिस्तान को ये बात बोला, देश में अगर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है ना, तो भारत में चलाए जा रहे सभी के लिए आजीवन शिक्षा समझ विकसित करने के लिए उल्लास योजना चलाई जा रही है, जिसमें आपको एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल की खबर में यह बातें की गई है। आपको क्या किया जा रहा है, भारत की इस उल्लास योजना में सभी वर्गों को क्या किया जा रहा है, आपको आजीवन शिक्षा की समझ विकसित की जाने, सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता अनुरोध किए जाने का जवाब में यह चीजें एबीडी के सिफारिशों में सरकार ने एक रणनीतिक और बहुहितकारी दृष्टिकोण अपनाने तथा भारत सरकार की नई केंद्रित प्रायोजित योजना उल्लास योजना की चर्चा की है, लागू करने की बात की है। अब यह योजना मंजूरी पे केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दी। भारत की उल्लास योजना का लक्ष्य न केवल बुनियादी साक्षरता उपलब्ध कराना है, बल्कि उसमें 21वीं सदी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जीवन कौशल को शामिल करना है, जिसमें डिजिटल आपको कौशलों को वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य सेवाओं जागरूकता, बाल देखभाल, शिक्षा और पर्यावरण कल्याण के मामले शामिल है। तो इस तरीके से देखते हैं किसी राज्य, किसी संस्था के द्वारा भारत की योजनाओं का रिकमेंड करना यह बहुत रणनीतिक जीत मानी जाती है। ध्यान रखिए, रणनीतिक जीत मानी जाती है। तो यह पीटी फैक्ट में आपसे प्रश्न पूछ सकता है, या क्या सरकार बेहतर योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है या नहीं कर रही, इसके संदर्भ में कभी आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप इस योजना को चिन्हित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं सरकारें क्या कर रही है, इस तरह की योजनाओं को भी लागू कर रही है पीटी फैक्ट के तौर पर। चलिए आगे हम बात करें यूपीआई की बढ़ती वैश्विक मान्यता है, जहां पर आपको समझने की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित आपको जो चीजें दी जाए 2016 में नोटबंदी के बाद चीजें आई, यूपीआई पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, जिस पर मैंने कई दफा आप लोगों को लेख दे रखा है। अब ध्यान, डिजिटल लेन देन कितना, भारत 117.6 अरब का क्या था ट्रांजेक्शन कर चुका है। तो ये दुनिया में सर्वाधिक है। इस तरीके से देखते हैं कि भारत नंबर 1 बन चुका है 2021 में। यूपीआई की बात करें हम, यूपीआई की बात, पहली बार देश में सीमाओं में भूटान, आपको इस तरीके से न्यूज आपको देखने को मिलती, सफलता मिलती है, सब न्यूज आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर यूपीआई के बारे में मैंने आपको सितंबर शायद में 2 तारीख को, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इस पर विस्तृत चर्चा दी है। यूपीआई क्या है, यूपीआई अपनाने वाले देश कौन कौन से हैं, आपको फिर एनसीपी जो कॉन्सेप्ट इसके तहत है वो क्या है, उसके तहत कैसे यूनिफाइड किया जाता है, बैंकों का वित्तीय आवंटन कैसे किया है, सब पर चर्चा की गई। तो इस लेख को पढ़कर उस न्यूज के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा, आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। देखिए बात है कि यूपीआई वन वर्ल्ड वन ऐप इस्तेमाल करने की बात कर सकते हैं, हम एक यूनिफाइड करा सकते हैं। जैसे आप डॉलर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर काम करता है, तो रुपये को भी हम एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर क्या कर सकते हैं, इसे सामने रख सकते हैं। इसके लिए क्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, साथ ही साथ देशों के साथ संबंधों को बेहतर करना होगा, साथ साथ वित्तीय लेन देन की आसान प्रक्रिया लानी होगी, जिसमें हम यूपीआई का प्रावधान ला सकते हैं। जैसे बहुत से देश क्या करें, हमारे यूपीआई सिस्टम को अपना रहे हैं ना, तो इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि देश का अगर हमको, इससे क्या होगा, हमारा डॉलर जो खपत है वो कम होगा, हमारे पैसे की मांग बढ़ेगी, तो हम मजबूत होंगे अपने पैसे के मामले में, अर्थात डॉलर के मुकाबले जो पैसे कमजोर होता है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगा। इस तरीके से चीज़ें आपको हमारे फेवर में ला सकती है। तो कुल मिलाकर यही सब चीज़ें होंगी। तब तक चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।